नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री का दिल्ली को 12,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उपहार। साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन। मेट्रो रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास। प्रधानमंत्री का दिल्ली की आप सरकार पर जोरदार कटाक्ष। रोहिणी में भाजपा की परिवर्तन रैली को किया संबोधित। कहा, हार सामने देखकर बौखला रहे हैं आपदा वाले। दिल्ली में भाजपा सरकार में बंद नहीं होगी जनहित की कोई योजना। केजरीवाल के शीश महल पर फिर गरमाई राजनीति। रातों रात कई गुना लागत बढ़ने के खुलासे के बाद घिरी आग। पीएम ने साधा निशाना। कहा, महामारी के बीच शीश महल पर था इनका ध्यान। प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर कसा तंज। लालू राबड़ी के शासन को बताया जंगल राज। कहा, इनके शासनकाल में समाज के किसी भी वर्ग के लिए नहीं हुआ काम। गुजरात के पोरबंदर में नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 पायलट और चालक दल के एक सदस्य की मौत। घटना की जांच के आदेश। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन के अलावा दिल्ली मेट्रो चरण 4 के जनकपुरी कृष्णा पार्क खंड का उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो चरण 4 के रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला भी रखी गई, जबकि दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के लिए अत्याधुनिक सुविधा की भी आधारशिला रखी। न्यू अशोकनगर साहिबाबाद नमो भारत रेल कॉरिडोर पर यात्रा कर प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की। अब दिल्ली से मेरठ आने जाने में आसानी होगी, यानी दिल्ली और मेरठ वालों के लिए ईज ऑफ ट्रेवल का एक और विकल्प सुनिश्चित हो गया। 13 किलोमीटर लंबे इस नए खंड की लागत करीब 4600 करोड़ रुपए की है। प्रधानमंत्री ने रोहिणी में जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र इलेक्ट्रिक बसों से लेकर के मेट्रो, सड़क, हर कार्य के लिए पैसे देती है, लेकिन आपदा वालों की प्राथमिकता शीश महल है। दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा। अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज इस अखबार ने खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। प्रधानमंत्री ने मेट्रो फेज 4 के 2.8 किलोमीटर लंबे जनकपुरी कृष्णा पार्क सेक्शन का उद्घाटन किया। इसकी लागत 1200 करोड़ रुपए की है।
वहीं 26 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली सेक्शन मेट्रो की आधारशिला रखी। ये सेक्शन कुल 6,320 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। उन्होंने रोहिणी में 185 करोड़ की लागत से बनने वाले केंद्रीय आयुर्वेद रिसर्च संस्थान का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी भ्रष्टाचार और जन लोकपाल की बात करने वालों ने दिल्ली वालों के लिए आपदा लाने के अलावा कुछ नहीं किया। राजनीति में नियत, निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है, लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था, लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली के लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की प्रधानमंत्री ने अपील की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रम से वे दूर रहें और उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार का गठन होने के बाद जनहित की सभी योजनाएं जारी रहेंगी। सिर्फ भ्रष्टाचार और बेईमानों का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गिरीश निशाना और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नमो भारत ट्रेन में बच्चों से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने महिला ट्रेन चालकों से भी बातचीत की। कैसा रहा इन लोगों का प्रधानमंत्री के साथ अनुभव, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन में साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोक नगर तक यात्रा की। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ बच्चों से भी बातचीत की। बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको कविता सुनाई थी और ये मेरी मैम का ड्रीम था कि मैं उनके पास जाऊँ और उनको कविता सुनाऊँ। जब मैं अपने स्कूल में कविता सुनाती थी ना, तो वो बोलती थी कि मैं मोदी जी के पास जाऊँगी तो वो बहुत खुश होंगे। और उन्होंने मेरी स्पीच भी बहुत अच्छे से सुनी है, मतलब कविता बहुत अच्छे से सुनी है। कुछ युवाओं से भी बातचीत की और युवाओं ने उनको कलाकृतियाँ भी भेंट की थी। क्या कहेंगे आप? पहले शासनकाल में हमारा वो एक मकान था जो कभी रिपेयर वगैरह नहीं बना था, तो मोदी जी के शासनकाल में ही वो हमें नया घर मिला है प्रधानमंत्री आवास विकास योजना से। तो आपने पीएम को बताया था ये जी बात? सर। तो क्या बोले? तो सर बोल रहे थे कि चलो लाभ मिल रहा है, अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं युवा तो काफ़ी उत्साहित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला चालकों से भी बातचीत की। अब बात करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा पीएम सर से बात करके, और सोचा नहीं था कि सर से कभी बात भी होगी, और मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि कितना अच्छा लगा। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जिस तरह से बच्चों का उत्साहवर्धन किया, जैसे हम लोग का उत्साहवर्धन किया, वो बहुत ही प्रेरणादायक है और उनके जीवन से हमें बहुत ही इंस्पिरेशन भी मिलती है। जैसे वो देश हित में काम करते हैं तो हम भी वैसे ही देश हित में काम करना चाहते हैं। ये लाइफ का हमारा पहला अचीवमेंट है, एंड जैसे कि हम ट्रेन ऑपरेटर हैं, उनकी बदौलत ही हम यहाँ पे आज पहुँचे हैं। हमने नमो भारत चलाई है एंड काफ़ी बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और सच में यहाँ पे जैसे वुमेन, सबसे मोस्टली वुमेन यहाँ पे ट्रेन ड्राइव कर रही हैं और वुमेन को वो इतना ज़्यादा इंस्पायर करके गए हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आज मोदी जी से मिलकर बहुत ही इमेंस हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा अंदर है, और ये हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब कभी लगा नहीं था कि उनसे मिलने का मौका मिलेगा मुझे मिला, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। बहुत 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 अच्छा लगा, और सबसे बात करी उन्होंने, कभी लगा नहीं था कि उनसे बात कर पाएंगे हम। कहीं ना कहीं चाहे विद्यार्थी हों या ये महिला चालक हों, काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही हैं। उत्साहित इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इनसे आकर बातचीत की और इनके जीवन भर ये यादें बनी रहेंगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में तैयार शीश महल को लेकर राजनीति फिर गर्मा गई है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र ने इस भवन के ऑडिट से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में लागत कई गुना बढ़ने और ऐशो आराम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का जिक्र है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू की तरफ से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते सीएम आवास को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं।
रिपोर्ट में सीएम आवास पर तय लागत से 3 गुना अधिक रकम 33 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए रेनोवेट हुए आवास का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार शुरू में इस रेनोवेशन की लागत 7.91 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन बाद में 2020 में करीब 8.62 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। लेकिन 2022 में जब इसे पूरा किया गया तो इसकी कुल लागत 33.66 करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट के अनुसार 96 लाख रुपए के पर्दे, किचन इक्विपमेंट 39 लाख रुपए, टीवी कंसोल के लिए 20.34 लाख रुपए, ट्रेडमिल और जिम इक्विपमेंट के लिए 18.52 लाख रुपए, रेशम कारपेट के लिए 16.27 लाख रुपए, मिनी बार के लिए 4.80 लाख रुपए, दीवारों के लिए संगमरमर के पत्थर के लिए 20 लाख रुपए आवंटित हुए थे। हालांकि इसकी लागत 66.89 लाख रुपए तक पहुंच गई। ऑडिट रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के आवास से जुड़े स्टाफ ब्लॉक और कैंप कार्यालय के निर्माण के लिए भी 3.86 करोड़ रुपए खर्च हुए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के अधिसूचना जारी होने के अब कुछ ही दिन रह गए हैं। सभी पार्टियों ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सॉन्ग जारी किया है, जिसमें दिल्ली सरकार के झूठे वादों और परिवर्तन पर फोकस किया गया है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फुलवारी शरीफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के आतंक वित्त पोषण मॉड्यूल मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये मामला बिहार के पटना में दर्ज है। एजेंसी ने आरोपी मोहम्मद सज्जाद आलम को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर गिरफ्तार किया। आलम बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का निवासी है। एजेंसी ने बताया कि वे प्रतिबंधित संगठन PFI का एक प्रशिक्षित सदस्य है। NIA पटना की विशेष अदालत द्वारा उसे पकड़ने के लिए एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आलम के विरुद्ध एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। PFI भारत विरोधी और गैर कानूनी गतिविधियों के कारण एक प्रतिबंधित संगठन है। NIA की जांच के अनुसार आरोपी संयुक्त अरब अमीरात, कर्नाटक और केरल में PFI नेटवर्क के जरिए बिहार में उसके कैडर्स को दुबई से अवैध धन भेजने में संलिप्त था। इस धनराशि का इस्तेमाल PFI की आपराधिक और गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने में किया जा रहा था। PFI काडरों के गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से संबंधित ये मामला आरंभिक तौर पर जुलाई 2022 में फुलवारी शरीफ पुलिस ने दर्ज किया था। लाओस में मानव तस्करी और साइबर स्लेवरी को ध्वस्त करने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर में हाल ही में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी के घर की तलाशी ली। तलाशी में डिजिटल डिवाइस और कई बैंकों के डेबिट कार्ड, पासबुक और चेकबुक सहित कई वित्तीय दस्तावेज जब्त किए गए। NIA ने एक बयान में कहा कि ये मामला आरोपी व्यक्तियों द्वारा कमजोर भारतीय युवाओं को लाओ PDR के गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में भेजने में लगे आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा है। मानव तस्करी और साइबर गुलामी रैकेट के पीड़ितों को यूरोपीय और अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर लाओस में साइबर घोटाले करने के लिए मजबूर किया गया था। एजेंसी ने कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपी ने पूरे ऑपरेशन में मदद की थी। आरोपी उन पीड़ितों से क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के जरिए पैसे ऐंठने में भी शामिल था, जिन्होंने चीनी घोटालेबाजों के चंगुल से भागने की कोशिश की थी। सैकड़ों बांग्लादेशियों के अवैध रूप से भारतीय पासपोर्ट बनवाकर उन्हें भारत में सेटल करवाने के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने अब्दुल हई नाम के एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया।
ये रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर लंबे समय तक पासपोर्ट डिवीजन में तैनात था। उसे पासपोर्ट बनाने की पूरी जानकारी थी और रिटायर होने के बाद वे सैकड़ों बांग्लादेशियों के अवैध रूप से भारतीय पासपोर्ट बनवाकर भारत में सेटल करवा रहा था। उसके ठिकानों से पुलिस को बहुत सारे भारतीय पासपोर्ट मिले हैं। और यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य जारी है। चौकी क्षेत्र की सुरक्षा और शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी। डीडी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने संभल में बन रहे इस नए पुलिस स्टेशन की ताजा स्थिति की जायजा लिया। हम संबलपुर की इसी शाही जामा मस्जिद के पास खड़े हैं, जिसको लेकर के विवाद है। और इस जो शाही जामा मस्जिद है, इसे कहा जा रहा है कि हरिहर मंदिर है। इसको लेकर के एक याचिका जिस प्रकार से दी गई थी, उसको लेकर के जब सर्वे टीम यहाँ पर आई तो उसके बाद से जो विवाद हुआ, उससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कुछ जो भी चिंताएं थी, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक चौकी का निर्माण जो है वो करवाया गया है, जिसको लेकर के ये पुलिस चौकी है, जिसको सत्यव्रत चौकी नाम दिया जा रहा है। डीडी न्यूज की टीम आपको सीधे यहाँ के जो लाइव फुटेज है वो आपको दिखा रही है। ये एक चौकी का जो निर्माण है यहाँ पर किया जा रहा है। और पहले ये भी कहा गया था कि ये एक वक्फ बोर्ड की ये जमीन हो सकती है। इसको लेकर के एसपी ने और डीएम ने अपने एक जो कमेटी बनाई थी, उसके बाद ये मामला साफ हुआ कि ये जो दस्तावेज लगाए गए थे वो फर्जी दस्तावेज थे और ये सरकारी जमीन पर ये जो चौकी है वो बनाई जा रही है। आपको दिखाएं कि इस प्रकार से लेंटर जो है इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर जो है एक कारागार भी यहाँ पर बनाया जाएगा छोटा सा, और यहाँ पर जो अधिकारी है या जो कर्मचारी है उनको बैठने के लिए यहाँ पर जगह होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे हॉल का निर्माण भी किया जाएगा। एक पार्किंग एरिया हो सकता है और कहा जा रहा है कि जनवरी तक ये बनकर तैयार होगा और यहाँ पर जो काम है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति इस जगह को लेकर के हो रही थी, तो उसमें जो भी सरकारी दस्तावेज निकल कर सामने आए, उनसे स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई कि ये एक सरकारी जमीन है जिस पर यहाँ पर जो है चौकी का निर्माण हो रहा है। तो स्थानीय नागरिक भी काफी खुश हैं चौकी के बनने के बाद। कैमरामैन मॉन्टी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, संबलपुर। और संभल में मिली प्राचीन बावड़ी की खुदाई का काम जोरों शोर से जारी है। इस ऐतिहासिक बावड़ी के आसपास अवैध अतिक्रमण जैसी शिकायतें की भी जांच की जा रही है। जिला प्रशासन पहले स्पष्ट कर चुका है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बावड़ी की खुदाई का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने। हम इस वक्त चंदौसी के जो लक्ष्मणगंज का जो इलाका है वहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो चंदौसी की नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर जो बावड़ी की खुदाई का काम जो है उसको कर रहे हैं। और ये एक शिकायत पर इसको खोदने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पर एक बावड़ी हो सकती है। और बावड़ी जब खुदाई करनी शुरू की, एएसआई के जो संरक्षण में यहाँ पर नगर पालिका परिषद जो है उसके कर्मचारियों ने खुदाई शुरू की, तो ये एक स्ट्रक्चर निकल करके आया है। फिलहाल ये एक मंजिला स्ट्रक्चर अभी तक जो है इसकी खुदाई हो चुकी है। सीढ़ियाँ आप जिस प्रकार से देख रहे थे वो दिखाती है कि एक पूरे तरीके से व्यवस्थित ये एक बावड़ी हुआ करती थी। ये बावड़ी बहुत ऐतिहासिक धरोहर है। तो ये हमने वहाँ जाकर देखा तो जमी दोस्त थी। पहले हम जाते थे बचपन में और लोगों से भी जानकारी करी थी, तो वो बावड़ी हमें नजर नहीं आई। तो 21 दिसंबर को यहाँ चंदौसी तहसील में समाधान दिवस लगा हुआ था, तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी वहाँ आए हुए थे। तो हमने सनातन सेवक संघ के माध्यम से एक लेटर दिया था, शिकायती पत्र, कि ऐसे से यहाँ पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है चंदौसी की, जिसे बावड़ी कुआं बोला जाता था, वो इस समय दिख नहीं रहा, लुप्त हो गया है और हो सकता है भूमाफियाओं ने उसे जमींदोज कर दिया गया हो। तो हमारे साथ तुरंत राजस्व विभाग की टीम भेजी गई थी। तो वहाँ देखा राजस्व के अभिलेखों में बावड़ी कुआं करके वो जमीन दर्ज थी, भूमि दर्ज थी। बिलारी के जो सहसपुर स्टेट के जो भी जो सैनिक थे वो सहसपुर से जब बदायूं की ओर जाते थे तब वो इस बावड़ी में रुकते थे, यहाँ पर विश्राम करते थे, क्योंकि तपिश, गर्मी की जो तपिश है उससे बचने के लिए कहा जा रहा है कि सैनिक जो है उस बावड़ी का यहाँ पर प्रयोग किया करते थे। तो ये स्ट्रक्चर जो था उनके रुकने का स्ट्रक्चर हो सकता है। और इसके नीचे भी अभी 2 मंजिला कहा जा रहा है कि ये बावड़ी हो सकती है। और इसको लेकर जो एएसआई है उसने भी इसकी कार्बन डेटिंग करने के लिए भी यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है वो करती है और उनकी कार्रवाई शुरू की है।
और चूंकि यहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो इसलिए नीचे का काम जो है वो बंद कर दिया गया है। कैमरामैन मोंटी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, सहसपुर। और बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पाला बदलने के ऑफर पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं, अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है, तो दूसरी समय ना हम किए जी। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पहली बार भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन होने वाला है। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया और आयोजन से संबंधित सभी कामों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है उड़ीसा के लिए, उड़ीसा को शोकेस करने के लिए, क्योंकि पूरा विश्व से प्रवासी भारतीय आएंगे, तो ये बड़ा एक तरह से उड़ीसा का जो संस्कृति है, कल्चर है, टूरिज्म है, इंडस्ट्री, इसके बारे में हम सबको बता पाएंगे। और निश्चय अगर जो लोग आएंगे जिनका अच्छा यहाँ पे अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो वापस जाके भी बाकियों से भी ये बात करेंगे। तो हम आशा करते हैं एक बड़ा अच्छा मौका है उड़ीसा को शोकेस करने के लिए। और हम ये भी आशा करते हैं सारे उड़ीसा वासी और जो भुवनेश्वर वासी हैं कि जो बाहर से लोग आएंगे उनका एक यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अरेंजमेंट समय समय पे हम रिव्यू करते रहते हैं और ठीक ठाक काम चल रहा है। आप यहाँ पे खुद देख रहे हैं, आज रात तक काफी काम हमारा फाइनल स्टेज पे आ जाएगा, तो कल तक सारा खत्म हो जाएगा। और प्रयागराज में महाकुंभ के बीच नेत्र कुंभ का शुभारंभ किया गया। नेत्र कुंभ में आंखों की जांच, मुफ्त भोजन और निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा दी जा रही है। इसमें किसी भी व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नेत्र कुंभ का संचालन रणछोड़ दास ट्रस्ट राजकोट और इस्कॉन की ओर से किया जा रहा है। मरीजों के भोजन की व्यवस्था इस्कॉन की ओर से की जा रही है, जबकि मरीजों के इलाज का खर्च रणछोड़ दास ट्रस्ट वहन करेगा। इस नेत्र शिविर में पूरे देश से डॉक्टर यहां पहुंच रहे हैं जो मरीजों का निःशुल्क इलाज करेंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकारेवार डॉक्टर कृष्ण गोपाल, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इधर जितने लोग आएंगे उसको हम चश्मा फ्री देंगे, नज़दीक वाला और दूर का 3 लाख होगा, 4 लाख होगा, 5, जितना भी सबको चश्मा मिलेगा। भोजन की भी व्यवस्था की है। तीसरा, जिसको ऑपरेशन है, कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है, इधर गोहनिया में, इधर 20 किलोमीटर दूर, वहाँ हमने पूरा कैंपस किया है। जयपुर स्कूल के पास वात्सल्य परिषद में पूरा हमारा शिविर चल रहा है। 50,000 ऑपरेशन करने का संकल्प है। 31 मार्च तक चलेगा। नेत्र कुंभ में 10,000 के ऊपर लोगों का प्रतिदिन चिकित्सा होने वाला है। इस्कॉन को माननीय कृष्ण गोपाल जी ने निमंत्रण दिया, जिससे कि हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन का भोजन की व्यवस्था कर सकें। तो हम लोग की सारी टीम लगी हुई है। पूरे 2 महीने के अंतर्गत 5 लाख के ऊपर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 9.5 एकड़ में ये नेत्र कुंभ कैंप लगा हुआ है। इसमें चश्मा, आँखों का टेस्ट, दवाइयाँ, डॉक्टरों की जांच, सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ यहाँ जो है भोजन और भंडारे की दिव्य व्यवस्था की गई है, जो सुबह से लेकर रात्रि तक भोजन आप फ्री में उपलब्ध प्राप्त हो सकती है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जोर पर है। इस महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस दौरान लोगों के लिए संचार व्यवस्था अच्छी रहे और इसके लिए सरकारी और निजी कंपनियों ने कई जगहों पर टावर लगा रही है। इस बारे में प्रयागराज महाकुंभ से जायजा लिया गया हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। महाकुंभ की तैयारियां केवल सरकार नहीं कर रही है, निजी कंपनियां भी कर रही हैं। जो निजी कंपनियां मोबाइल को नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं,
उन कंपनियों ने यहाँ 128 टावर लगाए हैं और लगभग पूरे कुंभ के दौरान 30 करोड़ से अधिक लोगों को नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराएंगी। आप देखिए किस तरीके से टावर लगाए गए हैं और इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि कहीं भी खड़ा करके और पूरी सुविधा दी जा सके। हमारे साथ कुछ काम करने वाले लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या सुविधाएं हैं। हमारा 128 टावर लगा हुआ है यहाँ पे, जो समझ 30 करोड़ तक यहाँ पे हम जनता संख्या को मतलब इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेटवर्क है यहाँ करवा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 30 से 35 करोड़ तक का हमारा टारगेट है, सबको हम नेटवर्क प्रोवाइड करवा दें। ये हमारा जो है रनिंग वाला टावर है, हम जिससे इसको इंस्टॉल करके कहीं इस जगह इंस्टॉल करके इसको हम लोग रन करके इसमें जो भी जियो का, अपना वोडाफोन का और अपना VI का भी लग जाएगा और BSNL का भी लग जाएगा और एयरटेल का भी लग जाएगा। आप जब आएँ तो नेटवर्क के सहारे, आप मोबाइल के सहारे अपने घर से जुड़े रहें, अपने प्रियजनों से जुड़े रहे हैं। कोई सुख या दुख की खबर हो तो आप उन तक पहुंचा सकें। प्रयास करिए कि सुख की ही खबर यहां से जाए। महाकुंभ इस तरीके से बनाया गया है, इस तरह से व्यवस्था दी गई है कि खुशी से आएँ और खुशी से अपने घर जाएं। ये व्यवस्था प्रयास किया गया है कि दी जाए। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेन सिंह, DD न्यूज, प्रयागराज, महाकुंभ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दी, नमस्कार।